अच्छा शाहिद साहब, मोहल्ले की औरतें इतनी कमेटियां नहीं बनाती जितनी कमेटियां ये पीसीबी में बन रही है। अब मुझे ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि पहले हम सबके सामने है अजहर अली, असद शफीक 2 मीटिंग्स में हिस्सा ही नहीं थे। जब वो सिलेक्शन कमेटी में है या उनको हटाने की बात नहीं हुई है तो वो क्यों इन्वॉल्व नहीं थे, और फिर किस हैसियत से वहां पे सिकंदर बख्त मौजूद थे या वीडियो लिंक के थ्रू सरफराज अहमद को लिया था? क्या रीजन था? बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ अच्छी नहीं हैं, सिस्टम को भी ख़राब करती हैं। जब से मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन बने फरवरी 2024 से, उसके बाद से 3-4 तब्दीलियाँ हो चुकी हैं सिलेक्शन कमेटी में। पहले वहाब रियाज बहुत एक्टिव थे, अब वो नहीं है। फिर आकिब जावेद आए, अलीम डार का इंक्लूजन हुआ, अजहर अली आया, असद शफीक पहले से थे। तो अच्छा नहीं होता, एक प्रोसेस को आप डिसकंटिन्यू करते हो। तो सेंसेस प्रिवेल्ड कि उन्होंने ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं की। अब एक अगर आप सिलेक्शन कमेटी के ऊपर भी एक कमेटी बना देंगे और उसमें तब्दीलियां करेगी तो सिलेक्शन कमेटी को भी बुरा लगेगा कि हम ऑलरेडी फॉर्मर टेस्ट प्लेयर हैं, फॉर्मर पाकिस्तान प्लेयर्स हैं, हमारी सेलेक्ट की हुई टीम को दूसरे लोग आके तब्दीली कर रहे हैं। और ये बात सुनने में आई थी कि बांग्लादेश की टीम में 1-2 तब्दीलियां सरफराज अहमद और सिकंदर बख्त के कहने पे की गई थी। पैशनेट क्रिकेटर्स हैं, नॉलेज दोनों की बहुत अच्छी है। सिक्कू भाई तो बड़े पैशनेट होके सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स वगैरह निकाल के लाते हैं, अच्छी चीज़ है। लेकिन आप एक क्लियर ड्रॉ करें लाइन कि अगर वो किसी चैनल पे बैठ के फिर किस तरह अपनी ही टीम की तारीफ या अपनी ही टीम की बुराई कर सकते हैं। मेरा पॉइंट तो पहले ही सोचना चाहिए। अब अगर अनाउंस किया है तो ये भी क्लैरिटी होगी कि आया सिकंदर बख्त और सरफराज अहमद उसका पार्ट है या नहीं है। देखिए, सरफराज पे तो कोई दो राय नहीं है। ऑब्वियसली इतनी जबरदस्त क्रिकेट खेली है, कप्तान रहे, चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, और डोमेस्टिक प्लेयर्स को भी जानते हैं। वो सिलेक्शन में भी हों या ऑब्जर्वेटरी कमेटी में भी हों, वो बात नहीं है। जो क्रिटिसिज्म हो रहा है और जो मुझे ऐसा लगने लगा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करता है कि एक खबर खुद छोड़ता है और उस पर रिएक्शन देखता है और फिर देखता है कि हम आगे क्या करें। वो सिक्कू भाई वाले केस में नजर आ रही है, क्योंकि अब लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया है कि जो बोर्ड के खिलाफ बोलता है, जो इन्हीं की पॉलिसीज पे इनको बातें सुनाता है, उसको ये ले आते हैं ताकि वो इस साइड भी आ जाए और खामोश भी हो जाए, आवाज भी हो जाए। पार्ट बनाना है तो फिर उनको फुली पार्ट बनाए। सरफराज को भी सिलेक्शन कमेटी मिले, सिकंदर बख्त को भी सिलेक्शन कमेटी मिले। ऑब्जर्वेशन कमेटी के जी एक दफा सिलेक्शन हो जाएगी तो वो इसको देखेंगे कि आया दुरुस्त हुई है या नहीं। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा सिलेक्शन कमेटी के ऊपर। अगर पार्ट बनाना है तो फिर फुली पार्ट बनाए। इसमें सबसे मजा का खेज बात यह है कि इसमें यह कहा जा रहा है कि उसमें भी आकिब जावेद और अलीम डार भी होंगे। तो जिस कमेटी में वो हैं उसके ऊपर वाली कमेटी में भी वो हैं। सिलेक्शन कमेटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। अजहर अली, असद शफीक पाकिस्तान के लिए जबरदस्त क्रिकेट खेले हैं, विजडम है उनके पास, समझ है उनके पास सिलेक्शन की, वो इंटरनेशनल क्रिकेट को फॉलो भी करते हैं। तो उनको देखना पड़ेगा। सिलेक्शन कमेटी जब आप इतनी स्ट्रांग बना रहे हैं, 4 या 5 आदमी उसमें हैं, तो फिर उसके ऊपर एतमाद करें। ये ना करें कि इनकी सिलेक्शन की हुई, और सेलेक्टर्स को भी ज़रूरत है कि अगर कोई सेलेक्टर या आकिब जावेद अपनी मर्जी कर रहा है, इससे पहले भी हमने कहा था कि उसको इम्पोज करें। क्रिकेट सिलेक्शन इसलिए मतलब आपको उसकी एक ही चीज़ होती है कि या तो आप कन्विंस कर दें या आप खुद कन्विंस हो जाएं कि ये प्लेयर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं शाहिद साहब। या तो ये बातें जो हम कर रहे हैं ना, वो ऑन पेपर तो अच्छी लग रही हैं। इस वक्त हमको भी मालूम है कि फैसले किसके चल रहे हैं। नंबर 1 आकिब जावेद हैं, उसके बाद माइक हैसन है, और फिर सलमान अली आ गए। अभी 3 ये लोग डिसीजंस ले रहे हैं। अजहर अली, असद शफीक को की से होनी चाहिए, लेकिन है नहीं। बेस्ट तो ये होना चाहिए कि सिलेक्शन कमेटी का पार्ट होना चाहिए, हेड कोच को भी और सलमान अली आगा को भी। हमेशा ये बड़े मुल्कों में तो देखें आप, जितने भी सिलेक्शन कमेटी होती हैं, पहले ज़माने में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और जो हेड कोच होते थे सिलेक्शन कमेटी का पार्ट होते थे। अब उनकी सिलेक्शन कमेटी 3 मेंबर सिलेक्शन कमेटी होती है, लेकिन वो इनपुट लेते हैं हेड कोच से और कप्तान से। पाकिस्तान में भी इनपुट लिया जाता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये हो कि आप सिलेक्शन कमेटी में पार्ट बना दें, कप्तान को उसी फॉर्मेट के हेड कोच को बना देता है। उन्होंने लड़वाना है, उन्होंने खेलना है, एंड में उन्होंने अकाउंटेबिलिटी देनी होगी। ये ना हो कि एक टीम सेलेक्ट हो और फिर कप्तान और हेड कोच ये कह दें कि जी ये तो हमारी टीम है। जो पीसीबी की तरफ से आया वो आपने पढ़ा है, उसके एंड में जो जुमला है उससे वो सिलेक्शन कमेटी में ही आ गए ना, कि सिलेक्शन कमेटी इज bound to consult with head coach and the captain of that respective format। कंफ्यूजन ये होता है कि आपने कंसल्ट किया, आप सिलेक्शन कमेटी के इजलास में आए और वहाँ थोड़ी सी बहस मुबाहिसा हुआ, कन्विंस करना या ना कन्विंस करना, और उसमें कप्तान और हेड कोच की जो मर्जी थी वो नहीं शामिल हुई। तो आप बिठाएं 5 आदमियों को बिठा के उसी वक्त फैसला करें। 2-3 दिन मीटिंग होती है, फिर टीम पूरी बाहर आ जाती है, मीडिया में आ जाती है, फिर उसमें ये एतराज़ होता है कि यार इस प्लेयर को हमने गलत सेलेक्ट किया या इस प्लेयर को सही सेलेक्ट किया। तो ओवरऑल
सारे लोग अच्छे हैं, एक दफा कमेटी में बैठे, उसी वक्त डिसाइड करें, 6 घंटे की, 5 घंटे की, 4 घंटे की मीटिंग करें और उसी वक्त डिसाइड करके स्क्वाड अनाउंस। शायद साहब मुझे ऐसा लगता है कि जो 1.5 साल से चल रहा है ना, गोल गोल घूमे जा रहे हैं और वही चीज दोबारा हो जाती है। पहले हमने यही चीज गैरी कर्स्टन के साथ की थी, आपको सब कुछ दे दिया, आप सिलेक्शन भी कर लें, फिर वापस ले लिया, 2 सीरीज नहीं हारेंगे, इनको भी जो इख्तियारात दिए हैं वो भी इनसे वापस ले लेंगे। कंसिस्टेंसी तो है ही नहीं ना, किसी जल्दी जल्दी चेंज किया और पता चला कि T20 वर्ल्ड कप से पहले जिन प्लेयरों को आपने हटाया था कि हम नए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं, वो दोबारा आ गए और नए प्लेयर बैकग्राउंड में चले गए, तो ये बुरा होगा। T20 की टीम ने अच्छा किया है अभी बांग्लादेश के खिलाफ। आपको 2 सीरीज में, बल्कि एग्जैक्टली वेस्ट इंडीज की सीरीज में आपको पता चल जाएगा कि इन प्लेयरों में कितना दम है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए कि आपकी उसके बाद भी 2-3 सीरीज है। बिल्कुल सही है। अब सवाल यही है कि जो मैं कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूँ ना, कि आप जो भी आप फैसला करें, मैं कहता हूँ सही हो गलत हो, लेकिन आपने जिस टाइम पे वो फैसला लिया है, कोई कन्विक्शन होगी ना उसके पीछे, कुछ सोचा होगा। आप वो फैसला लेते हैं, फिर वो फैसला सही हो या गलत, उस फैसले को चेंज करते हैं। पहले आपने कहा कि चैंपियंस कप और चैंपियंस जो भी ये सारे T20 और वो जिसको कोई ड्रामा, कोई मजाक, सब यही कह रहे थे ना, ये सब बदल देगा तकदीर पाकिस्तान क्रिकेट की, और फौरन वो भी खत्म कर दिए। मेंटोस आएंगे, वो चेंज लाएंगे, फिर मेंटोस खत्म कर दिए। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी चैंपियंस कप के रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आए। मेरे हिसाब से चैंपियंस कप अच्छा खासा एक टूर्नामेंट थे, ओडीआई का भी टूर्नामेंट अच्छा हुआ, T20 का भी। आप उसका स्टैंडर्ड बेहतर करें, उसकी टाइमिंग अच्छे प्लेयरों को करें, टाइमिंग उसकी ऐसी रखें कि जब आगे कोई अगर T20 की सीरीज आ रही है तो आप चैंपियंस T20 कप कराएं। अगर आपकी वनडे की सीरीज आ रही है, अब जैसे 2026 के बाद आपको T20 बिल्कुल आपका बैकग्राउंड में चला जाएगा। फिर आपको अगले साल यानी 2027 के लिए, जिसकी कट ऑफ डेट मार्च 2027 है, कि आप क्वालिफाई डायरेक्ट करते हैं या नहीं करते। अभी पाकिस्तान की ओडीआई की रैंकिंग बहुत अच्छी है, 5 पे हैं हम, तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर लेगा डायरेक्ट, और अल्लाह करे कि कर जाए, इसलिए कि फिर 1 साल आपके पास होगा कि आप वनडे के ऊपर कंसंट्रेट करें। तो आप वनडे के कप कराएं। मेरे हिसाब से तो मुझे चैंपियंस कप के दोनों टूर्नामेंट बेहतर लगे। आप जब अपनी क्रीम निकालते हैं, उसमें से आप 5 टीमों को क्रीम में लाकर खिलाते हैं, तो उसके डिजायर्ड रिजल्ट आने चाहिए। उनके जो परफॉर्मर हो, जैसे आपने चैंपियंस कप T20 की परफॉर्मेंस पे हसन नवाज को चांस दिया, उसने न्यूजीलैंड में 1 सेंचुरी बनाई, PSL बहुत अच्छा खेला और उसने बताया कि उसमें टैलेंट है, वो सिर्फ ओपनर नहीं, मिडिल ऑर्डर भी है। तो आपने कम से कम इन टूर्नामेंट से 2-3 प्लेयर तो हासिल किए, कुछ ना कुछ तो हासिल किया। बिल्कुल ठीक है।